बांग्लादेश में कल यानी 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से पहले मुल्क के अवाम जहां एक पुख्ता जमहूरी निज़ाम की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, वहीं वो चाहते हैं कि इंडिया उनके दाखिली मामलात में अपनी मदाखलत कम करे। 2024 में होने वाले मुजाहरों और इसके बाद हुकूमत का सख्त क्रैकडाउन और फिर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना का मुल्क से फ़रार होकर इंडिया जाकर पनाह लेना, ये वो मसाइल हैं जिनके बाद बांग्लादेश के अवाम एक ऐसा जमहूरी निज़ाम चाहते हैं जो अपने दम पर चले। तो शेख हसीना के दोस्त और उनकी पार्टी के इत्तेहादी इंडिया से बांग्लादेश के मुताद्दिद अवाम नाराज़ क्यों हैं? इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहा है और इंडिया में बांग्लादेश के अवाम के इस जज्बात को कैसे देखा जा रहा है? ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, क्वाड गॉड कहलाने वाले 21 बरस के अमरीकी स्केटर इलिया मेलानिन जो मिलान में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में ऐसे करतब दिखा रहे हैं जिन पर 50 बरस तक पाबंदी आई थी। और ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के सिर्फ एक माह बाद आज मुल्क में इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हालिया एहतजाज और मुजाहिरों के बाद हज़ारों अफराद को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया था। 2024 के वाक़यात के बाद से शेख हसीना अभी तक इंडिया में ही हैं। बांग्लादेश की हुकूमत के बारहा मुतालबे के बावजूद इंडियन हुकूमत ने शेख हसीना को उनके हवाले नहीं किया है और ये एक ऐसा मसला है जो फिल वक्त इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान तलखी की एक बड़ी वजह बना हुआ है। इस बार इंतखाबात में यूनिवर्सिटीज़ और उनके हुदूद से बाहर लगने वाले नारे सिर्फ बांग्लादेश में जमहूरियत के बारे में नहीं हैं। इन नारों में सरहद पार की तरफ इशारे बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के अखबार स्टार के एडिटर कमाल अहमद कहते हैं कि अगर आप बांग्लादेशियों से पूछें कि वो 15 बरस से आज़ादाना वोट हासिल क्यों नहीं कर सके या फूट क्यों नहीं डाल सके, तो अक्सर का एक ही जवाब होता है, शेख हसीना के आमराना तर्ज हुक्मरानी और इंडिया की जानिब से उनकी हिमायत। ताहम बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस के सेक्रेटरी इत्तलात शफीकुल आलम इंडिया के साथ ताल्लुकात को कसीरल जहती करार देते हैं, जो कि जोग्राफिया और सियासत दोनों से जुड़े हुए हैं। BBC न्यूज़ के अनाहिता सचदेव ढाका में हैं और उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि ढाका में इंडिया से मुताल्लिक क्या जज्बात और तासरात हैं। चूज बिटवीन दिल्ली एंड ढाका। दिल्ली या ढाका, किसी एक का इंतखाब करो। ये नारा इस दीवार पर लिखा नजर आ रहा है जो मेरे पीछे है। मैं इस वक्त ढाका में हूँ और 2024 की अपराइजिंग के दौरान बनने वाली मज़ाहमती आड़ हर जगह नजर आती है। जैसे जैसे मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, इंडिया के साथ उसके रिश्ते सियासी पैगामात और अवामी बहस का बड़ा मौजू रहे हैं। हमें मालूम है कि दोनों ममालिक के रिश्ते दहाइयों से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं और फिलवक्त वो तारीखी तौर पर तल्ख है। लेकिन बांग्लादेश के लोग इन रिश्तों के बारे में क्या कहते हैं? ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मुशर्रफ हुसैन ने हमें उस नारे का मतलब बताया जो हमने दीवार पर देखा था। जुलाई की अपराइजिंग के बाद हम चाहते थे कि हमारा मुल्क खुद मुख्तार हो और किसी दूसरे मुल्क के असर और रसूख से आज़ाद हो। इसीलिए हमने नारा लगाया, ढाका ना के दिल्ली। नौजवानों को एहसास है कि इंडिया कई बरसों से हमारे मामलात में मुदाखलत करता रहा है। मुशर्रफ बताते हैं कि उन्होंने 2024 के मुजाहिरों में हिस्सा लिया था, जिसके नतीजे में उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना इंडिया फरार होने पर मजबूर हुई थी। नाक़दीन कहते हैं कि उनके 15 साला दौर में सियासी गिरफ्तारियाँ, गुमशुदगियाँ और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स बढ़ती गईं। इंडिया हमेशा बांग्लादेश के दाखिली मामलात में मदाखलत के इल्ज़ामात की तरदीद करता आया है। गुज़िश्ता बरस बांग्लादेश की एक खुसूसी अदालत ने शेख हसीना को 2024 के मुजाहिरों के दौरान क्रैकडाउन और उसके नतीजे में तकरीबन 1400 अफराद की हलाकत के बाद इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई थी। अवामी लीग की क़यादत इस बात से इनकार करती है कि उन्होंने इस क्रैकडाउन की मंजूरी दी थी। ढाका की 12 दरख्वास्त के बावजूद इंडियन हुकूमत ने शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट या वापस बांग्लादेश नहीं भेजा है। आफ्टर जुलाई अपराइजिंग हसीना जुलाई की अपराइजिंग के बाद से शेख हसीना इंडिया में है। ये यहाँ के अवाम के दरमियान इंडिया की खराब इमेज की एक वजह है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि शेख हसीना वापस आएं और उनके साथ कानूनी कार्रवाई हो। अली रियाज अबूरी हुकूमत के मुशीर हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों ने हमेशा उतार चढ़ाव देखा है। फिलवक्त रिश्ते तारीखी तौर पर कशीदा हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रिश्ते इससे ज़्यादा ख़राब ना हों। इंडियन हुकूमत ने एक ऐसी क़यादत की लंबे अरसे तक हिमायत की जो धीरे धीरे आमिराना बनती जा रही थी।
तो इसका तो इस्लाह नहीं किया जा सकता, लेकिन रिश्तों को बेहतर करने के लिए इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिशों की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने हमें यहाँ ये बताया कि शेख हसीना के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद बांग्लादेश में अपने पड़ोसी इंडिया के बारे में बात करने का साजगार माहौल पैदा हुआ है। एक ऐसा पड़ोसी जिसे बहुत सारे लोग नागवार तस्वुर करते हैं। एक लंबे अरसे तक दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम, तिजारती अदम तवाज़ुन और सरहदी तशद्दुद जैसे मामलात पर तनाव रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 12 फरवरी के इंतखाबात बांग्लादेश की आवाम को एक नई हुकूमत तो देंगे, साथ ही इन इंतखाबात के नतीजे ये भी तय करेंगे कि मुस्तकबिल में इंडिया के साथ बांग्लादेश के रिश्तों के डायनामिक्स क्या होंगे। और इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी गौतम लहरी। गौतम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ढाका के नौजवान ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया उनके मुल्क के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, तो दिल्ली में इस बारे में क्या एहसास पाए जा रहे हैं? अगर ये परसेप्शन हुआ है तो बहुत गलत है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का जो अनहोनी जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें मैं नहीं मानता हूँ कि दखलदारी किया है, ना तो आज कर रहा है। आज जैसे एक समय था जिस समय सारे विरोधी दल चाहते थे कि भारत से हसीना ऊपर से समर्थन हटा ले। आज ऐसे आवामी लीग चाहते हैं कि भारत हस्तक्षेप करे, भारत तो नहीं कर रहा है। जो हकीकत है उसको भारत मान रहा है। बांग्लादेश का जनता जो सरकार को चयन करेंगे, चुनेंगे, उसके साथ ही भारत सरकार उसके साथ रिलेशन संपर्क रखेंगे और जैसे बेहतर हो ये चाहेंगे। ये भारत का पब्लिक पॉलिसी ऑलरेडी वो घोषणा कर चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारत इस चुनाव जैसे हो रहा है ऐसे होने दिया जाए। एक स्थितिशील शांति से चुनाव हो जाए। लोग, बांग्लादेश का जनता भी मानते हैं कि हमें एक सही चुनाव हो रहा है, उसका अपना जो राजनीतिक दल है जिसको चाहते हैं कि सत्ता में आए उसको जिताए। इसमें भारत कोई दखलदारी नहीं कर रहा है। जी अच्छा, ये शेख हसीना का जो मामला है वो काफ़ी हसास रहा है, काफ़ी सेंसिटिव रहा है, तो इस बारे में जो है भारतीय हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है या उनका क्या स्टांस है? देखिए, भारत जो शेख हसीना ऐसे और सारे लीडर है, आपको पता है कि दलाई लामा भारत में बहुत दिन तक है। भारत में बांग्लादेश के साथ एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जो उसमें कंडीशन लगा हुआ है उसी देखते हुए भारत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है किसी का जान का कोई खतरा है तो भारत किसी उसी को कोई, क्योंकि शेख हसीना जब भारत में आए थे तब वो आरोपी नहीं थे, तब एक प्रधानमंत्री रूप में वो छोड़ के आ गया था भारत में अपना जान बचाने के लिए। इसलिए उसके बाद जो हुआ वो कार्रवाई बाद में हुआ है, मतलब हसीना भारत में आने के बाद उसको कानूनी जांच होना चाहिए। भारत उसको बोला है ऑफिशियली, लीगल। जी बहुत शुक्रिया। दिल्ली से गौतम लहरी। फॉर्मली जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट अभी एक आपको पता होगा कि उन्होंने जो दिल्ली से गौतम लहरी हम उनसे बात कर रहे थे, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अमेरिकी फिगर स्केटर एलिया मेलिन, जिन्हें कॉड गॉड कहा जाता है, जदीद फिगर स्केटिंग की नई अलामत बन चुके हैं। आज ट्रेंडिंग सेगमेंट में इसी मौजू पर बात करेंगे। वो दुनिया के उन चंद स्केटर्स में शामिल हैं जो न सिर्फ मुसलसल कई क्वाड्रूपल जंप्स लगाते हैं बल्कि तारीख के मुश्किल तरीन जंप क्वाड्रूपल एक्सल में भी महारत रखते हैं। हालिया मुकाबले में सबसे ज़्यादा तवज्जो उनके बैक फ्लिप यानी उल्टी कलाबाजी ने हासिल की, जो कि ओलंपिक्स की तारीख में तकरीबन 50 साल बाद देखने को मिली है। ये विंटर ओलंपिक्स का सबसे यादगार लम्हा है। ये करतब वैसे तो 1976 में अमेरिकी स्केटर टेरी क्यूबिका ने पहली मरतबा 2 पाँव पर किया, लेकिन इसके बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसकी वजह ये इतना ख़तरनाक है कि इससे खिलाड़ी की मौके पर मौत वाक़ हो सकती है। ताहम बैकफ्लिप की सबसे ख़तरनाक और यादगार मिसाल 1998 के नागोनो ओलंपिक्स में सामने आई, जब फ्रांसीसी स्केटर सोरिया बुनेली ने 1 पाँव पर इसे करके दिखाया। उस वक्त जब यह हरकत वाज़े तौर पर कवानीन के ख़िलाफ़ थी और वो जानती थीं कि उन्हें पॉइंट्स की कटौती का सामना करना पड़ेगा। आज कवानीन में तब्दीली के बाद एलिया मेलिन इस अंसर को जदीद दौर में ताकत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ पेश कर रहे हैं, और यही वजह है कि इन्हें सिर्फ एक चैम्पियन नहीं बल्कि फिगर स्केटिंग के मुस्तकबिल की अलामत करार दिया जा रहा है। ईरान का सरकारी मीडिया इस्लामी इनकलाब की सालगिरह पर हुकूमत हामी जुलूसों की भरपूर कवरेज कर रहा है।
हुक्काम ने अवाम से हुकूमत से वफादारी दिखाने की अपील की थी। ये तकरीबात हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के खिलाफ सफाकाना क्रैकडाउन के सिर्फ 1 माह बाद हो रही हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक इनमें से 6000 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। क्रैकडाउन के बाद पहली बार BBC ईरान पहुंचा है और लीस्ट टू सेड इस शर्त पर रिपोर्ट कर रही हैं कि उनकी कोई रिपोर्ट BBC फारसी पर नहीं दिखाई जाएगी। ये पाबंदियां ईरान में काम करने वाले तमाम बैनुल-अक़वामी मीडिया तंजीमों पर लागू हैं। लीस्ट टू सेड की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आलिया नास्की। आज मंगल की रात तेहरान का आसमान धमाकों से गूंज रहा है, लेकिन ये आतिशबाजी है जिसकी चमक आसमान को रोशन कर रही है। खिड़कियों में खड़े लोग नारे बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये नारे हुकूमत के हामियों के हैं जो इनकलाब की 47वीं सालगिरह मना रहे हैं। शहर के दूसरे हिस्सों से भी मुख्तलिफ नारे सुनाई दे रहे हैं। मार्ग पर आमिर, मार्ग पर आमिर, ये इनमें से एक नारा है जो पिछले महीने पूरे ईरान की सड़कों पर गूंज रहा था। उस एहतजाज के दौरान ताकत का बेदरीग इस्तेमाल सामने आया, जिनमें मोटरसाइकिल्स पर सवार गनमैन भी शामिल थे। ये वीडियो शिराज शहर की है जो अभी सामने आई है। हुकूमत इस तशद्दुद का इल्ज़ाम दहशतगर्दों और शरपसंदों पर डालती है। अब दारुल-हुकूमत तेहरान की सड़कें रोज़मर्रा के मामूल पर वापस आ चुकी हैं। इनकलाब की याद में लगे झंडे और बैनर्स माहौल को कुछ गरमा रहे हैं, लेकिन शहर पर उदासी और खौफ की फ़ज़ा अब भी छाई हुई है। हम जब से यहाँ आए हैं थोड़े से वक्त में यहाँ खौफ की फ़ज़ा महसूस कर सकते हैं। जब सड़क पर आप लोगों से बात करते हैं तो उनका दर्द अब भी वाज़ेह है। गैर मामूली एहतजाज को दबाने के लिए गैर मामूली ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिससे बहुत सी जानें गईं। मैं 1 महीने से ना ठीक से सो सकी हूँ और ना ही खा सकी हूँ। मुझे देखो, मैं सिर्फ 32 साल की हूँ। मुझे इतना अफसुर्दा क्यों होना चाहिए? हमारे नौजवानों ने क्या जुर्म किया? उन्हें बुलवाई कहा गया। मुजाहिरीन गैर मुसल्लह थे, वो सिर्फ बेहतर जिंदगी चाहते थे। उन्होंने इतने लोगों को मार दिया और अगले दिन ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और महंगाई आसमान को छू रही है। गोश्त से लेकर खाने का तेल और चिकन सब कुछ महंगा हो गया है। हुकूमत इस हफ्ते अपनी ताकत दिखाना चाहती है। रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी ने ईरानी अवाम से कहा है कि वो सड़कों पर निकलकर इस्लामी जमहूरिया से वफादारी दिखाएं और दुश्मनों को मायूसी के अंधेरों में धकेल दें। आज 2000 से ज़्यादा कैदियों को मुआफ़ किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस मोहसिनी अरजाई ने ये यकीनी बनाया कि हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वाले हज़ारों अफराद में से कोई भी रिहा न हो पाए। रवां हफ्ते मज़ीद मुखालफिन को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जाने पहचाने इस्लाह पसंद भी शामिल हैं। आज बहुत से ईरानी बाहर निकलेंगे, लेकिन बहुत से नहीं भी निकलेंगे। कुछ सख्त खौफ में मुब्तला हैं, कुछ पिछले महीने के वाक़यात पर सख्त गुस्से में हैं और कुछ इस अंदेशे में डूबे हुए हैं कि इस महीने और क्या क़यामत टूट सकती है। ऊपर से अमेरिका की मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई की धमकी भी उनकी ज़िंदगियों पर एक तारीक साए की तरह मंडला रही है। मैं हूं अज़म हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। कनाडा के एक हाई स्कूल और एक घर में होने वाली फायरिंग में कम से कम 9 अफराद हलाक और 2 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। हुक्काम का कहना है कि मुश्तबा हमला आवर भी खुद को गोली मारकर हलाक हो गया और उन्हें इसकी शनाख्त मालूम है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कैनबरा में एक बुद्धमत ग्रोह के जासूसी के इल्ज़ाम में 2 मज़ीद चीनी शहरियों पर फ़र्द जुर्म आयद की है। इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा 15 बरस की कैद हो सकती है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इस केस की मखसूस तफसीलात से लाताल्लुकी का इज़हार किया है। गुज़िश्ता माह 26 फरवरी को इंडियन रियासत उत्तराखंड में एक हिंदू नज़रियाती तंजीम के कुछ अरकान ने एक मुसलमान शख्स को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उनकी दुकान का नाम बाबा था। एक मकामी रिहायशी दीपक कुमार ने उनको बचाने के लिए आगे आए। वाक़ये की एक वायरल वीडियो में जब मुश्ताइल भीड़ ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा मोहम्मद दीपक। दीपक ने ऐसा क्यों किया? BBC ने दीपक कुमार और मुतासरा दुकानदार वकील अहमद से बात की। वो इनको टारगेट कर रहे थे, इनकी कौम को टारगेट कर रहे थे। उस कौम को रखकर मैंने ये सवाल उनको जवाब दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। जो भीड़ वहाँ पे खड़ी थी, किसी ने नहीं किया, जो सिर्फ मजहब को न देखते हुए जो मेरी हेल्प कर रही है, बेटे ने, हमारे दीपक जी ने
वो मज़हब असली मज़हब वो है, तो इनको देख कर थोड़ा सहारा हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ में कोई बोला नहीं। 5-6 लड़के आए और कहने लगे आपने अभी तक दुकान का नाम चेंज नहीं करा, आप बताओ कब दुकान का नाम कब चेंज कर रहा हूँ। तो बेटे ने वक्त को नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने कह भी दिया था कि कर देंगे, जल्दी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये बताओ कि 1-2 दिन में ही नाम चेंज करना पड़ेगा। उनसे कहा कि भाई थोड़ा टाइम दो, कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे ये बताओ कि कब खाली करोगे। 26 जनवरी का दिन था और 26 जनवरी बनाकर हम दोस्त की शॉप में गए, बैठे वहाँ पर थोड़ी देर बातचीत करी, यार दोस्तों से मजाक मस्ती वगैरह चली है। तो उस दौरान देखा मैंने कि बाबूजी की दुकान पर कुछ आते हैं लड़के और वो थोड़ा सा बाबूजी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं। इतने मतलब कम उम्र के बंदे जो हैं उनके साथ इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। ठीक है, आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम। बदतमीजी इतनी ज्यादा कर रहे थे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने मेरे से एक बार मेरा नाम भी पूछा। उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा भाई तुझे मेरे नाम से क्या लेने देना। तो उसने मेरे को फिर दोबारा उसने मेरे को बोला कि तुम्हारा नाम है क्या, तुम अपना नाम बताओ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, यार ये बंदे जो हैं मेरे को बंदे यहाँ के नहीं लग रहे हैं, ये बंदे मेरे को कहीं और के लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को 30-31 साल मेरे को जिम करते करते हो गए और 40-42-43 साल की करीबन मेरी एज है। तो मैंने कहा अगर ये बंदे यहाँ के होते तो मेरे को जानते, तो मेरा नाम ही नहीं पूछते। उसके बावजूद भी मैंने उनको अपना नाम बताया, और नाम बताने का मेरा मतलब ये था कि जो मैंने उनको मोहम्मद दीपक बताया, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि क्योंकि जो हमारे बाबूजी की जो शॉप है वो बाबा जी के नाम से है, और बाबूजी जो है हमारे मोमदन है, और वो लड़के जो हैं वो हिंदू हैं। तो वो इनको टारगेट कर रहे थे, इनकी कौम को टारगेट कर रहे थे। उस कौम को रखकर मैंने ये सवाल उनको जवाब दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, और मैंने उनको ये जताने की कोशिश करी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक हिंदुस्तान हूँ। तो मैंने उनको ये बताया है कि हाँ, हिंदुस्तान में सबका रहने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। दीपक कुमार और वकील अहमद की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। आज प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।